हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों को क्लास ट्वेल्थ का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम इंटीग्रेशन है। और इस चैप्टर में सारे बच्चों को बहुत सारा डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर को बहुत इजी बनाया जाए। इस बेसिस से मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा और इसके जो लेक्चर्स आएंगे वो आपको पार्ट वाइज पार्ट आएंगे, जिससे आपको समझने में भी क्या होगा कि कठिनाई नहीं होगी। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको जितने टाइप अलग अलग टाइप का चीज़ें बताऊंगा, आपको क्वेश्चन भी कराते चला जाऊंगा और आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए भी दिया जाएगा, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो ज़्यादातर इस पे कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा, कैसे काम करेंगे इसके बारे में, है ना। आप डिटेल से मैं स्टार्ट करता हूँ, आप इस चीज़ को पहले समझिएगा, है ना। एक दो क्लास आपको समझने में लगेगा, उसके बाद ये आसान लगने लगेगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग ये जानेंगे कि इंटीग्रेशन होता क्या चीज़ है ना। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि ये इंटीग्रेशन का मतलब क्या है। तो हम लोग इस पर थ्योरेटिकल नहीं जाएंगे, इसका मतलब केवल जानेंगे। इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल सेट करते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग बातें करते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन में कुछ रिलेशन है ना। अब क्या रिलेशन है उसको समझना। जैसे बच्चों, आप यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखता होगा, y इज इक्वल टू, सपोज करो आपने यहाँ पे क्या लिखता है, एफ एक्स लिखता है ऐसे, y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो ये बेसिकली क्या है, ये फंक्शन है ना। y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या होता है, फंक्शन होता है। इस फंक्शन का आप अगर डिफ्रेंशिएशन करते हो, है ना, इस फंक्शन को मतलब हम लोग कहते हैं ना कि डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएशन जब करते हो तो होता क्या है, डिफ्रेंशिएशन जब करते हो तो होता क्या है इसमें, कि इस फंक्शन का हम लोग को डेरिवेटिव मिलता है। इस फंक्शन का क्या मिलता है, डेरिवेटिव। और इसको देखो, इसको हम लोग लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स। इसको क्या लिखते हैं बच्चों, डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर एफ डैश एक्स लिखते हैं, है ना। मतलब फंक्शन, कोई फंक्शन दिया गया है y इज इक्वल टू एफ एक्स टाइप का, और अगर उसका हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो उसको हम लोग लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, या फिर इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स कहते हैं। ये आपको पता होगा, है ना। और ये जो डिफ्रेंशिएशन जो होता है ना, एक तरह से प्रोसेस ही होता है ना, एक प्रक्रिया है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन से फंक्शन का डेरिवेटिव को प्राप्त करने का प्रक्रिया को हम लोग डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। आप इस चीज़ को लिख भी सकते हो, है ना। डिफ्रेंशिएशन क्या है, हम लोग ऐसे चल रहे हैं जिससे हमारा सवाल अच्छे से बन जाए। ठीक है, अब उस पर हम लोग फिजिक्स वाला या फिर कुछ जो नॉलेज, हम लोग फिजिक्स को लेकर के ज़्यादा नॉलेज नहीं लेना है, इसमें हम लोग मैथमेटिक्स की तरह चलना है ना। जैसे देखो, हम लोग फंक्शन से क्या क्या प्राप्त करते हैं, डेरिवेटिव, है ना। तो फंक्शन से डेरिवेटिव प्राप्त करने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, को डिफ्रेंशिएशन कहते हैं, है ना। डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, अब ये मैं क्यों लिखा, देखो मेन मुद्दा यही है कि हम समझ नहीं पाते हैं कि करना क्या है ना। तो अगर ये समझ जाएंगे तो हम लोग बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या लिखा कि फंक्शन से डेरिवेटिव प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखो, हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन। तब ये इंटीग्रेशन क्या चीज़ होता है इसके बारे में जानेंगे, है ना। हम लोगों को पढ़ना क्या चीज़ है, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन बेसिकली क्या होता है, देखो जस्ट इसका रिवर्स ही होता है इंटीग्रेशन। रिवर्स का मतलब कि इसका क्या मतलब होगा, जैसे अगर हम कहेंगे कि इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगाएंगे, है ना, इसमें अगर हम इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगाएंगे,
इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगाएंगे तो हमको क्या, जस्ट उसका उल्टा क्या होगा। अब इसको उल्टा करके समझना है। जैसे ये हमारे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन था, y इज इक्वल टू एफ एक्स क्या है, फंक्शन है। तो फंक्शन से हम डेरिवेटिव प्राप्त किए, तो इसका जस्ट उल्टा क्या होना चाहिए, इसका जस्ट उल्टा ये होना चाहिए कि डेरिवेटिव से फंक्शन प्राप्त करना, है ना। जस्ट इसका उल्टा क्या होगा, डेरिवेटिव से फंक्शन प्राप्त करना। तो इसका मतलब इंटीग्रेशन का अगर मतलब समझेंगे बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोसेस है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेटिव से फंक्शन प्राप्त करने का प्रोसेस, है ना। डेरिवेटिव से फंक्शन प्राप्त करने का प्रोसेस को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं, है ना। ये आपको ध्यान देना है, इंटीग्रेशन कहते हैं। डेरिवेटिव से फंक्शन प्राप्त करना है, मेन मोटिव हम लोग का यही है। इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं इंटीग्रेशन इज जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बोल तो देते हैं, लेकिन इसका असली मीनिंग क्या है, इसका असली मीनिंग ये होता है कि डेरिवेटिव हम लोगों को दिया जाता है किसी फंक्शन का। अब हम लोगों को फंक्शन पता करना होता है जिसका डेरिवेटिव दिया गया हो, बस यही काम करना है। इंटीग्रेशन का मेन मतलब यही होता है कि डेरिवेटिव से फंक्शन प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो इंटीग्रेशन कहते हैं। इसी बात को बच्चों हम लोग बड़ा सिंपली से एक एग्जाम्पल से आप समझो, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं। अगर आप इस एग्जाम्पल से समझोगे तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई एक फंक्शन इस टाइप का है 5x⁴, क्या है बच्चों, 5x⁴, और ये किसी फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट या डिफरेंशिएशन करने पे आया है। ये जो हमने लिखा है 5x⁴, मतलब एक कोई फंक्शन है, एक कोई फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव करने से ये मिला है। तो बताओ कि वो फंक्शन कौन है ना। जैसे अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालना चाह रहे हैं, वो तो बाद वाली बात है, पहले ये समझो कि ये फंक्शन दिया हुआ है, एक कोई फंक्शन दिया हुआ है जो कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये क्या है, यह एक किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है ना। हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को वह फंक्शन को पहचान करना है, वह फंक्शन का पहचान करना है ना। तो आप बहुत आसानी से कह दोगे कि सर x⁵ को अगर हम डेरिवेटिव करेंगे तो हमें 5x⁴ मिलेगा। मतलब कि वो वही फंक्शन है, ये वही फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिया गया है। मतलब कि इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है ये, है ना। तो कोई बच्चा कहेगा सर ये ही क्यों, इस ऐसे भी लिख सकते हैं x⁵ 5+1, ये भी हो सकता है, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 5x⁴ आएगा। बिल्कुल बच्चों आ सकता है। अगर मैं x के पावर 5+2 करूँ तो ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। x के पावर 5-2 करो, ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। तो क्या इसका आंसर इतने सारे होंगे? अगर यहाँ -2 लिख दूँ या फिर मैं x के पावर 5 प्लस का 100 लिख दूँ, तो क्या ये सारे जो फंक्शन है इसका तो डेरिवेटिव सेम हो रहा है ना। तो फिर यूनिक आंसर कौन होगा, एक सवाल तो खड़ा हो गया। यानी कि इस फंक्शन के ये जो 5x⁴ है, इसके लिए तो हमको बहुत सारे फंक्शन मिल जा रहे हैं जिसका डेरिवेटिव 5x⁴ है कि नहीं। मतलब 5x⁴ किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, तो ऐसे तो बहुत सारे फंक्शन मिल जा रहे हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? तो इस चीज़ को ध्यान में रखने के लिए क्या किया गया कि हम लोग एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट देंगे, है ना, जिसका नाम एक हम लोग दे देंगे, फिक्स्ड बोलेंगे कि भाई हम ना 1 लेंगे, ना 2 लेंगे, ना -2 लेंगे, ना 100 लेंगे। अलग अलग आंसर मुझे नहीं चाहिए,
एक कोई फिक्स्ड बोल दिया जाए ताकि सारे बच्चों का आंसर क्या है, सेम आया जाए। तो इसीलिए ना एक कांस्टेंट लिया गया, जैसे x के पावर 5 प्लस इसको कह दिया गया c। मतलब आपको अपने मन से कोई कांस्टेंट नहीं लेना है ना। तो क्या लेना है, एक फिक्स्ड कांस्टेंट है जिसको हम लोग क्या बोले हैं, c बोले हैं। और इसी c को हम लोग कहते हैं ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, है ना। तो अभी इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग आने वाला है। जैसे देखो, मैं तो अभी एक एग्जांपल समझाया कि भाई अगर मुझे किसी फंक्शन को डेरिवेटिव दिया गया है और उस फंक्शन से मुझे पता लगाना है वह फंक्शन जिसका डेरिवेटिव गिवन है, और इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो इंटीग्रेशन कहते हैं। देखो इस चीज़ को ऐसे लिखा जाता, यहाँ पे लिखते 5x⁴ dx, इसको ऐसे लिखते हैं। ये जो साइन लगाए हैं ना बच्चों, ये जो साइन लगा है ये इंटीग्रेशन का साइन है ना। और इसका आंसर फिर हम लोग क्या लिखते, x⁵ प्लस c। इसका मतलब हुआ कि इस फंक्शन जो है, मतलब ये जो 5x⁴ जो है इसी के डेरिवेटिव करने से आया है। तो इसका मतलब कि इसका इंटीग्रेशन जो होगा 5x⁴ का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, x⁵ प्लस c। अब इस चीज़ को समझो, ये जो साइन हम लोगों ने लिया है ना ऐसे, ये जो साइन लिया है यहाँ पे हम लोग को एक फंक्शन बैठा रहता है f(x) और ये dx से घिरा रहता है। आंसर जो मान लेते हैं कि जो आंसर आ रहा है वो कैपिटल f(x) प्लस c है। तो ऐसा ही हुआ है कि नहीं, देखो ये हमारा स्मॉल f(x) हो गया, ये मान लेते हैं हमारा कैपिटल f(x) हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, c कांस्टेंट, है ना। तो अब यहाँ से आप एक चीज़ आप देखोगे, क्या देखने को मिलेगा आपको यहाँ से, कि जिस टाइप से हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं, माने कि डिफरेंशिएशन करते थे, तो इसको लिखते थे ऐसे d/dx, और यहाँ पे फंक्शन होता था ऐसे, है ना। उसी तरह से ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन कहलाता है, dx के ये दोनों के बीच में फंक्शन होता है। यहाँ पे फंक्शन जो होता था dx डिवाइड में होता था, यहाँ पे dx क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई में हो रहा है ना। तो इसमें कुछ नाम है बच्चों, इसको समझ लो। ये जो नाम है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है। जैसे ये जो साइन ऐसे दिया हुआ है ना, इसको कहते हैं हम लोग कांस्टेंट इंटीग्रल साइन। क्या कहलाता है, ये इंटीग्रल साइन कहलाता है। और ये जो f(x) है इसको कहते हैं हम लोग इंटीग्रैंड। क्या कहते हैं, इंटीग्रैंड, जिसको हम लोग को करना होता है इंटीग्रेट। ये f(x), कैपिटल f(x) जो है ये कहलाता है हम लोग का इंटीग्रल। क्या कहलाता है, इंटीग्रल। और जो c है इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका नाम क्या होता है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके। और ये जो पूरा प्रोसेस है इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, तो इंटीग्रेशन कहते हैं। ये पूरा प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो सी क्यों लिखा नहीं लिखा ये समझ में आया। सी का इस्तेमाल इसलिए होता है ताकि आंसर यूनिक आए। यहाँ पे सी का इस्तेमाल यूनिक आंसर आए इसके लिए करते हैं, है ना। यूनिक का मतलब होता है सबका आंसर सेम, अलग अलग नहीं आना चाहिए। तो यूनिक का मतलब एक ही जैसा सबका आना चाहिए, एक ही आना चाहिए सबका, इसीलिए सी लगाया गया। कांस्टेंट में कोई 2 ले सकता है, 3 ले सकता है, 4 ले सकता है, तो आंसर डिफरेंट होने लगेगा। इसीलिए बोला गया कि उसमें जोर लगाया गया कि भाई आपको अलग अलग आंसर नहीं लिखना है, आपको क्या लिखना है, सी लिखना है। तो ये पूरे कड़ी का जो इंटीग्रेशन का मतलब जो है, मैं इसको एक बार फिर से समझा देता हूँ आपको कि इंटीग्रेशन करने का मतलब हुआ कि हमको कोई डेरिवेटिव दिया गया है। पूरे चैप्टर में आपको डेरिवेटिव्स दिए जाएंगे और हमको पता करना है फंक्शन कि किसका डेरिवेटिव है ये।
है ना। हमको डेरिवेटिव दिया जाएगा और हम पता करना है उस डेरिवेटिव किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करने से आया था, बस यही काम है और कोई काम नहीं है ना। जैसे अगर मैं ये बताऊं कि आपको एक सिंपल सा एग्जांपल कि डी वाई, जैसे वाई इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होता है बच्चों, तो ये होता है कॉस एक्स। तो अब अगर मैं पूछूं कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो बस जवाब क्या देना है कि कॉस एक्स किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। ये क्या है, डेरिवेटिव, डेरिवेटिव है किसी फंक्शन का, किसी फंक्शन का। तो वो फंक्शन बताओ, तो वो फंक्शन कौन है, किसको डिफरेंशिएशन करने से cos x मिला था, किसको डिफरेंशिएशन करने से cos x मिला था, तो सर sin x को डिफरेंशिएशन करने से cos x मिला था। तो यहाँ ना +1 लेना है ना +2 लेना है, यूनिक आंसर लाने के लिए क्या करेंगे, सी लगा देंगे, यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों। जैसे और मैं पूछूं कि जैसे अगर मैं पूछूं कि भाई सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका मतलब सेक स्क्वायर किसी फंक्शन का क्या है, डिफरेंशिएशन है। सेक स्क्वायर एक्स किसी फंक्शन का क्या है, डिफरेंशिएशन है। तो इसका मतलब किसको हम लोग डेरिवेटिव करने से सेक स्क्वायर एक्स मिलता है, तो 10x का बच्चों। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, 10x + c, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आपको अभी फ़िलहाल समझ में आया होगा। अब देखो, अब यहाँ पे करना क्या है वो समझो। ये जनरल आपको समझ में आ गया क्या करना है नहीं करना है ना। अब देखो इंटीग्रेशन जो हम लोग को पढ़ना है वो क्या है कि हम लोग को जो अभी दो टाइप का होता है, एक होता है इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। फिलहाल इसमें क्या है कि जो हमारा ये दिख रहे होंगे इस टाइप से हम लोग लिखे थे कि कोई एक फंक्शन है जिसको हम लोग को करना है इंटीग्रेट, और ये आ रहा था fx + c। इसका मतलब ये c का वैल्यू अब क्या होगा ये नहीं पता, इसका मतलब इसको अनिश्चितता ज़्यादा है ना। मतलब कि इसमें हम लोग को क्या हो रहा है कि इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज मिल जा रहा है इसका, इसमें c का वैल्यू अलग अलग रखते चले जाएंगे। तो इसमें क्या हो रहा है कि हमको जो इसका fx dx का जो हम लोग ये वैल्यू है वो क्या हो जा रहा है, इन्फिनाइट वैल्यू मिल जा रहा है। इन्फिनाइट हो जाने की वजह से ये डेफिनिट नहीं है। नॉट मतलब कि यहाँ से मुझे नॉट गेट डेफिनिट वैल्यू, यहाँ से मुझे डेफिनिट वैल्यू नहीं मिलता है। दैट्स वाई दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल या इंटीग्रेशन कॉल्ड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ये क्या कहलाएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोगों को कुछ जानना है, क्या जानना है, इसमें एक होता है रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हाँ, ये हेडिंग आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, सॉरी रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन बोल रहा हूँ, इंटीग्रेशन। तो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशन में क्या क्या होता है बच्चों, उसको हम लोग पहले ध्यान में देते हैं, ठीक है। इसके दो ही रूल हैं, है ना। पहला रूल क्या है, रूल इसका दो है, मेथड अलग अलग हैं लेकिन रूल इसका मात्र दो है। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 में क्या होता है कि अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ इनटू में है, अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन के साथ क्या है, इनटू में है, तो कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए और फंक्शन को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करना है। क्या करना है, कांस्टेंट को बाहर करेंगे और फंक्शन का इंटीग्रेट करना है ना। ये पहला रूल हो गया। दूसरा रूल कहता है रूल नंबर 2 कि अगर दो फंक्शन आपस में ऐड हो रहा हो या सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, जैसे f1x + f2x, इस टाइप से, दो या दो से अधिक कर सकते हैं, f3x, इस टाइप से बहुत सारे फंक्शन हैं जो आपस में ऐड हो रहा हो या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, ऐड हो रहा हो
या फिर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो इस केस में हम अलग अलग इंटीग्रल साइन लगा सकते हैं। प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लिखेंगे। इस टाइप से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ये हमेशा याद रखना कि या तो प्लस का साइन हो या तो फिर माइनस का साइन हो। ठीक है बच्चों, तो दो रूल से और एक्स्ट्रा रूल आपको खोजने की ज़रूरत नहीं है, मिलेगा भी नहीं। मेथड हो सकता है, इसका बहुत मेथड है, लेकिन रूल जो है वो मात्र दो ही रूल है, और यही दो रूल से हम लोग को काम करना है ना। तो दो रूल बड़ा आसान है, बस इसको समझना ज़रूरी है ना। अब हम लोग का एक ही एम रहेगा कि आपको जो भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने दिया गया है, आपको जो भी फंक्शन को क्या करने दिया गया है, इंटीग्रेट करने दिया है, तो आपको वो फंक्शन को ऐसे दो या दो से अधिक फंक्शन में कन्वर्ट करना है जिसका इंटीग्रेशन आता है। समझो ध्यान से क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने दिया है तो हम इस फंक्शन को इस प्रकार से तोड़ना है, या तो प्लस में या तो माइनस में, है ना। दो या दो से अधिक भी हो सकता है जिसका इंटीग्रेशन हमको आता है। मतलब कि इसका भी इंटीग्रेशन आना चाहिए और इसका भी इंटीग्रेशन आना चाहिए, तभी हम आसानी से काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि गुरुजी हमको किसका किसका इंटीग्रेशन आता है। तो देखो, आप जैसे जिसका जिसका डेरिवेटिव कर रहे थे, जस्ट उसी का अब क्या करना है, रिवर्स करना है, उल्टा करना है, तो आपको क्या मिल जाएगा, उसका इंटीग्रेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इंट्रोड्यूस करूँगा आपको इंटीग्रेशन का फार्मूला, और जिसका नाम हम लोग देंगे लविंग इंटीग्रल। ये क्या होता है लविंग इंटीग्रल, इससे हम लोग को दोस्ती करना पड़ेगा। लविंग इंटीग्रल्स, है ना, ये 10-12 जितने होंगे आपके, ये आपसे क्या है, दुश्मनी नहीं पालना है, इससे आपको दोस्ती करना है इससे। देखो होता क्या है, ये लविंग इंटीग्रल्स है क्या चीज़, है ना। टोटल इसमें लविंग इंटीग्रल आपको बहुत है, 32 हैं, लेकिन स्टार्टिंग में अगर आप 14 ठो अच्छे से जान जाएंगे ना, तो सवाल को आप धजिया उड़ा देंगे, है ना। तो वो लविंग इंटीग्रल को मैं लिख रहा हूँ और आपको याद रखना है ना, इसको भूलना नहीं है। तो इसको लविंग इंटीग्रल इसलिए नाम दिए ताकि इससे आपको मोहब्बत हो जाए, और मोहब्बत भी बहुत ज़रूरी है, तभी आपको इस चीज़ को याद कर पाएंगे और दिमाग में बैठा पाएंगे, है ना। तो पहला लविंग इंटीग्रल है, पहला मैं लिख रहा हूँ बच्चों, आप इस चीज़ को मजाक में मत लेना, इस चीज़ को आपको सीरियस लेना है। तो पहला लविंग इंटीग्रल है, जैसे अगर आपको x⁴n dx दिखाई दी, इसका इंटीग्रेशन होता है x⁴n+1 डिवाइडेड बाय n+1। अब यहाँ पे +c लगा देंगे, और साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान देना कि n की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, है ना। बाकी n हमारा कोई भी वैल्यू हो सकता है। तो ये पहला हो गया, याद रखना ये सभी चीज़, ज़्यादा नहीं, 14 ठो याद रखना है। अगर 1/x dx है तो इसको हम लोग कहते हैं log ऑफ mod ऑफ x प्लस c। इसमें mod लगाना है क्योंकि इसको पॉजिटिव चाहिए, है ना। तीसरी बात, अगर e⁴x है बच्चों, इसका इंटीग्रेशन आपका e⁴x प्लस c होगा। अगर a⁴x dx है तो इसका इंटीग्रेशन होगा a⁴x अपॉन log a⁴e प्लस c। पाँचवा अगर मैं बात करूं, अगर ये sin x dx है, ये आपको याद रख लेना है, ठीक है ना, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं। cos x प्लस c, इसमें माइनस लगा देंगे, है ना, क्योंकि ये माइनस cos x को डेरिवेटिव करने से sin x आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर cos x dx है बच्चों, तो इसका होगा sin x प्लस c। आप साथ साथ में लिखते जाना तो आपको अच्छा रहेगा। सातवां नंबर में आपका है जैसे sec² x dx है, तो इसका होता है tan x प्लस
सी। अगर आपके पास कोसेक स्क्वायर एक्स है, क्या है, कोसेक स्क्वायर एक्स, तो कोसेक स्क्वायर एक्स कॉट से माइनस आता था तो माइनस कॉट एक्स कर देंगे, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है। 9 नंबर में अगर आपको जैसे ऐसा दिखाई दे सेक एक्स इंटू 10x, तो भाई किसको हम डेरिवेटिव करने से सेक एक्स इंटू 10x आ रहा था, तो आ रहा था वो 10x से, सेक एक्स से, क्या आ रहा था, सेक एक्स से। तो इसका आंसर क्या होगा, सेक एक्स प्लस सी। 10वां नंबर में अगर आपको पास जैसे अगर बोल दे कि कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स, तो ये किसका मतलब डेरिवेटिव करने से आया था, तो माइनस कोसेक एक्स। इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आपको याद रख लेना है। ठीक है। 11 नंबर में आपका है जैसे अगर मैं कहूँ 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स दिखाई दे, तो इसका इंटीग्रल होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, या फिर इसको माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी भी कह सकते हैं। 12 नंबर में अगर ऐसा दिखाई दे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो इसको हम लोग कह सकते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, और इसको हम लोग माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी भी कहते हैं। अगर ऐसा हो 13 नंबर में कि 1/x स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स है, तो इसको हम लोग सेक इन्वर्स एक्स प्लस सी भी कह सकते हैं, और माइनस कोसेक इन्वर्स एक्स प्लस सी भी कह सकते हैं, है ना। अभी मैंने जितना फार्मूला लिखा ये फार्मूला आप याद कर लेना है आपको, ठीक है। साथ साथ में लिखते जाओ, 2-3 बार बोलोगे याद हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखो ये फार्मूले के हेल्प से देखो हम लोग अब आज जो करेंगे हम लोग इसी फार्मूले के हेल्प से क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। फिर हमारा जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ता जाएगा आपको नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज पहला चीज़ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में आज हम पहला मेथड डिस्कस करेंगे। इसमें लिख लेते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। तो मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में क्या क्या मेथड है उसको जानेंगे। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में क्या क्या मेथड है उसको जानना है, ठीक है बच्चों। तो पहला मेथड, तो पहला मेथड का नाम हम लोग देंगे कुटूर पुटूर। क्या नाम देंगे, कुटूर पुटूर। इसका नाम कुटूर पुटूर कैसे है आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद तीसरा होता है मेथड बाय पार्ट्स, या बाय पार्ट्स डायरेक्ट रहता है इसका नाम, है ना, बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। इसको ऐसे लिख दो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है। चौथा होता है पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है। 4 मेथड है जो हम लोग को बड़ा सिस्टमेटिक से 1 बाय 1 पढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम पहला बिना पढ़े हमको आगे समझ में आ जाए, नहीं हो पाएगा बच्चों, ठीक है। तो आज हम लोग चर्चा करते हैं किसके बारे में, तो कुटूर पुटूर। आज हम लोग के सामने कौन है, तो पहला मेथड कुटूर पुटूर। तो पहला मेथड पे चर्चा करेंगे। ये कुटूर पुटूर नाम क्यों दिया गया, ये कोई मेथड नहीं है, ये मेथड हम लोग मैं खुद बनाया हूँ या फिर ऐसे मज़ा लेने के लिए बना दिया हूँ, ठीक है। कुटूर पुटूर क्यों नाम पड़ा, जैसे देखो मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ। मैं पहले ही बोला कि आपको दिक्कत नहीं होने दूंगा, तब घबराओ नहीं। क्वेश्चन जैसे मैं लेता हूँ, एक पहला क्वेश्चन कि आपके पास 1 + x का होल क्यूब है अपॉन में √x dx। इसको करना है इंटीग्रेट, है ना। इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। मैंने क्या बोला था कि जो भी फंक्शन का इंटीग्रेशन करने दिया जा रहा है
तो उस फंक्शन को सबसे पहले क्या करना है कि दो या दो से अधिक फंक्शन में ब्रेक करना है, या तो प्लस के रूप में या तो माइनस के रूप में। और प्लस या माइनस के रूप में जब ब्रेक हो जाएगा तब फिर उसको देखना है कि वो फंक्शन का जितने सारे फंक्शन ब्रेक हुए हैं उसका इंटीग्रेशन हमको आता है कि नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन से पहले समझो, दो चार क्वेश्चन समझोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, मैं इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट करूँगा तो आपको डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं मिलेगा। तो क्या करते हैं कि यहाँ पे सर कि 1 प्लस एक्स के होल क्यूब को हम लोग फार्मूला में तोड़ देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है आपको पता है, 1 प्लस एक्स क्यूब का मैंने ए प्लस बी का होल क्यूब का, तो 1 क्यूब मतलब 1 हुआ, 3x प्लस कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब हो जाएगा, यही होगा ना। अब यहाँ पे वो चीज़ लिख दो, 1 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ऐसे लिख दिया। और नीचे कितना है बच्चों, तो √x है ना। इसको आई से डिनोट करते हैं, इंटीग्रल को किससे डिनोट करते हैं, आई से डिनोट करते हैं। थोड़ा लिखने भी सीखना, ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर क्या कर सकते हो, ये जो √x है ना सबके साथ डिवाइड कर सकते हो। जैसे 1/√x, 3x/√x, ठीक है, 3x स्क्वायर/√x और x³ ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इस पे और क्या काम कर सकते हो कि इंटीग्रल साइन सभी में लग जाएगा, लगेगा कि नहीं। अब जैसे √x का मतलब होता है बच्चों x के पावर 1/2, ठीक है ना। तो x के पावर 1/2 होता है, तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो x के पावर -1/2 हो जाएगा, है ना। अब या इसके पावर में 1 है, वो ऊपर जाएगा 1/2 तो माइनस हो जाएगा। तो 3 इंटू कितना लिखेंगे, 3 इंटू एक्स के पावर में 1/2 बचेगा। अब 2 में से 1/2 जाएगा तो 3/2 हो जाएगा, है ना। x के पावर 3/2 हो गया। 3 में से 1/2 जाएगा तो x के पावर 5/2 हो जाएगा। ये तो आपको आता होगा, इतना तो आना चाहिए। अब देखो बच्चों, अब मज़ा ये है कि जितने सारे अलग अलग हम लोग तोड़ के रखे थे सबका इंटीग्रेशन हम लोग को आता है। कैसे आता है देखो, x⁴n टाइप वाला चला गया, है ना। रूल क्या कहता था कि अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है फंक्शन के साथ तो फंक्शन से मतलब इंटीग्रेशन साइन से बाहर कर दो, फंक्शन को इंटीग्रेशन लगा दो, है ना। और अगर प्लस माइनस में 2 या 2 से अधिक है तो सबके साथ अलग अलग इंटीग्रेशन साइन लगा दो। तो इसमें कितना लिखेंगे, x के पावर -1/2 dx, इसमें भी लग जाएगा। 3 को बाहर कर दो, x के पावर 1/2 dx हो जाएगा। 3 को बाहर कर दो, x के पावर 3/2 dx हो जाएगा, प्लस x के पावर में 5/2 dx हो जाएगा। होगा या नहीं होगा सर। अब ये n वाला फार्मूला लगाओ बच्चों, तो क्या होता था, n में हम लोग 1 ऐड करते थे और जितना आ रहा था फिर उसको डिवाइड कर देते थे, ऐसे, है ना। यहाँ भी वैसे ही होगा, x के पावर में 1/2 + 1 और x के पावर में 1/2 + 1, 3 इंटू एक्स के पावर में 3/2 + 1। और यहाँ भी क्या, सॉरी यहाँ नीचे हम लोग गलत कर दिए थोड़ा सा, ये देखो यहाँ क्या होता, केवल यहाँ केवल होता आपका 1/2 + 1, है ना, 3/2 + 1। फिर यहाँ से होता है x के पावर 5/2 + 1 और यहाँ पे 5/2 + 1। अंतिम में फिर जब इंटीग्रेशन का साइन हटा दिए तो हम लोग कांस्टेंट c लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करना है, जैसे -1/2 + 1 करेंगे तो x के पावर में 1/2 आएगा, नीचे भी 1/2 आएगा, है ना। 3 इंटू एक्स के पावर में 3/2 आएगा, नीचे भी 3/2 आएगा। फिर यहाँ से बच्चों आपका आएगा 3 इंटू एक्स के पावर 5/2, यहाँ भी 5/2 आएगा। x के पावर में 7/2 आएगा, यहाँ भी 7/2 आएगा, प्लस c। अब देखो ये जो 2 है ऊपर चला जाएगा तो 2 इंटू एक्स के पावर 1/2 हो जाएगा। 2 ऊपर चला जाएगा तो 6/2, मैंने 3 से 3 काटा तो 2 ही बचा, ये x के पावर 3/2 हो जाएगा। 6/5 x के पावर कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। 2/7 x के पावर कितना हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। और यही हम लोग का क्या होगा बच्चों, तो आंसर हो जाएगा, है ना। तो कितना आसान है ना। अब देखो आगे की क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जैसे मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ आपके पास, थोड़ा कुछ बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन का भरमार कर दूंगा, है ना। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन की बात करूं, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहे हैं हम लोग कि ऐसा है कि यहाँ पे
1/sin² x इंटू cos²x। इसको करना है हम लोगों को इंटीग्रेट। अब यहाँ पे देखोगे कि हमको ये दो फंक्शन दिया गया है, इसको डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमको नहीं आता है, लेकिन इसमें कुछ अलजेब्रा या कुछ ट्रिग्नोमेट्री ऐसा कुछ करेंगे ताकि ये क्या हो जाए, उसके लायक हो जाए। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि 1 को sin² x प्लस cos² x लिख देते हैं, और नीचे क्या है sin² x इंटू cos² x dx, है ना। तो पार्शियली डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा, देखो जब इससे ये डिवाइड होगा तो sin² x अपॉन sin² x इंटू cos² x प्लस cos² x अपॉन sin² x इंटू cos² x लिख सकते कि नहीं। और ये इधर क्या है dx है। जब डिवाइड करा बच्चों तो ये कट जा रहा है इससे और ये कट जा रहा है इससे, तो 1 जो cos² x हो जाएगा वो किसके बराबर, sec² x के बराबर, और 1/sin² जो हो जाएगा वो किसके बराबर, cosec² x के बराबर। अब देखो ये फंक्शन ऐसे फंक्शन में कन्वर्ट हो गया जिसका इंटीग्रेशन आता है हम लोगों को। तो ऐसे करो, इसमें भी इंटीग्रेशन का साइन लगा दो और इसमें भी लगा दो, और दोनों का इंटीग्रेशन अभी जस्ट मैंने लिखाया था उसको याद कर लेना आपको। sec² x का क्या होता है 10x होता है, और cosec² x का तो ये माइनस कोसेक होता है। अब बोलोगे सर सी बार बार नहीं लिखना, एक ही बार लिखना, पहले इंटीग्रेट कर देना पूरे में और बाद में फिर सी लगा देना। तो 10x माइनस cosec² प्लस सी, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट कहते हैं। ओके, तो आज मैं बहुत कुछ आपको नहीं बताऊंगा, आपसे एक अनुरोध है कि आप जो मैंने जो बताया इसका जो फार्मूला है ये आपको याद कर लो, है ना। उसके बाद में कल के लेक्चर में या नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं प्रॉब्लम करने के लिए सिखाऊंगा, ठीक है। उसमें हम बहुत सारे प्रॉब्लम एनसीईआरटी के लेंगे, साइड बुक के लेंगे, है ना, जो आपको मतलब कि एक टेक्निक आपको सिखाएंगे ताकि आपसे क्या हो, सवाल सॉल्व हो सके। तो आज के लेक्चर में इतना ही। बहुत 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 सभी को धन्यवाद। चैनल में जितने लोग नए होंगे आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट होगा कि आप लोग सब्सक्राइब वाला बटन दबा करके आप बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। बाय बाय, गुड बाय सभी को।